यस रुचि, यू कैन स्टार्ट। यस मैम। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में मैं डॉक्टर कुमुदनी को वेलकम करती हूँ एंड शी विल बी टॉकिंग इन बिटवीन ऑल ऑफ अस ऑन द टॉपिक autophagy and metabolism, how cellular cleansing optimizes metabolic function. So I welcome you, Dr. Kumudni. तो थैंक ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एंटी एजिंग सीरीज में दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस जुलाई मंथ। सो इससे पहले डॉक्टर अमिता ने किया था फर्स्ट सेशन एंड देन फॉलोड बाय पूजा लास्ट वीक, एंड दिस इज द थर्ड बाय डॉक्टर कुमुदनी इन दिस सीरीज। मैं शेयर करूं मेरी स्क्रीन। हाँ जी मैम। अच्छा, एक सेकेंड ना सब लोग। जितने लोग हैं ना सब लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। आपने लास्ट 2 सेशंस में क्या क्या चीजें सीखी? चलो। यस। क्या क्या चीजें, सिंपल जो कुछ है आपको लगता है ना कि वो इम्पोर्टेंट था आपके लिए। अच्छा कुमुदी ने 2 मिनट सिर्फ अनशेयर कर दो आपका स्क्रीन। हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं ना सबके साथ में। यस। यस। आई लास्ट टू रिमेम्बर सेशंस मैम, में टेक होम मैसेज है ना, आपने क्या लिया सबने? आपके सेशन में दैट ओल्ड लेडी पिक्चर यू शेयर्ड यू बिगेन विद, यस। उसके में क्या दिख रहा है, क्या स्पेशल है? तो हाँ। हाँ, देन यू सेड दैट रिच एक्सपीरियंस एंड द कंटेंटमेंट, उसको किसी चीज का डर नहीं है, फियरलेसनेस। तो एजिंग का ऐसा कुछ नहीं है कि दो शी वॉज वेरी ओल्ड बट शी हैड दैट हाई कॉन्फिडेंट फेस, राइट रिंकल्स राइट एंड राइट। वो डिडंट मीन एनीथिंग टू हर। सो मेरा मेरा वो पिक्चर दिखाने का रीजन ये था कि मैं ये आपको बताना चाहती थी कि बुढ़ापा सिर्फ शरीर में नहीं होता है, वो मन में भी होता है, वो दिल में भी होता है ना। और उसी को थोड़ा फाइट करने के लिए ना हम ये सीरीज हमने ऑर्गेनाइज की है। और इसमें छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊं, हर एक सेशन से ना आप एक भी चीज लेकर जाते हो ना यहाँ से, तो आप सोचो कि आप है ना बहुत बड़ी, आप फॉलो कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें आप फॉलो करते हो ना, तो भी बहुत आपको उसका रिजल्ट जो है ना आपके एंटायर लाइफ आपको मिलता जाएगा। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहती थी लास्ट टाइम, लेकिन वो लास्ट सेक्शन में मैं करूंगी, फिफ्थ सेशन जब हमारा होगा ना, तब मैं और रुचि वापस से ले लेंगे सेशन वो। तो उसमें है ना मतलब दो चीजों को कंपेयर किया है, तो आप समझ पाओगे कि आपको कहाँ से शुरू करना है एग्जैक्टली exactly। और हम है ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों के ऊपर कि जाने दो, अभी तो यंग एज है, कल कर लेंगे, कल की देखेंगे, बुढ़ापा अभी और बहुत दूर है ना। हम इन चीजों को, लेकिन हमारे अंदर ऑलरेडी चेंजेस शुरू हो चुके हैं। ये मेरा टेक होम मैसेज था लास्ट सेशन में, कि हम ये सोचते हैं कि कल हम लोग बूढ़े होंगे, लेकिन उसकी प्रोसेस हमारे बॉडी में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, उसको हमें डिले करना है। ठीक है ना। उस डीलेइंग की प्रोसेस को कैसे करना है ना, यही सारा इन 5 सेशंस में आपको एक्सप्लेन करा गया है। तो आई होप एक हर एक सेशन से ना छोटी छोटी चीजें आप पिकअप कर लो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके बहुत सुधराव आएगा, आपके लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। अलग अलग फ्रंट पे, सिर्फ मतलब फिजिकल एस्पेक्ट पे नहीं, है ना, सिर्फ स्किन हेल्थ पे नहीं, या फिर सिर्फ बोन हेल्थ पे नहीं, बट आपका हार्ट हेल्थ, आपका ब्रेन हेल्थ, है ना। भूलते जाते हैं हम छोटी छोटी चीजें आफ्टर 35 ना, जैसे यहाँ क्या रखा है, वहाँ क्या, प्रीवियस सारी चीजें याद रहेंगी, लेकिन अभी की चीजें हम लोग भूलते जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो प्रोसेसिंग ही ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि माइंड कभी कहीं ऑक्यूपाइड है। तो उस माइंड को भी यंग कैसे बनाना है ना, वो हम लोग कभी आगे के सेशंस में शेयर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ना ऑटोफेजी का, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ये ऑटोफेजी का, एंड आई एम श्योर कि डॉक्टर कुमुदिनी ये बहुत ब्यूटीफुली लेंगी ये सेशन। तो सब लोग एंड तक आप सुनो, एंड इससे ना टेक होम मैसेज ले लो, एक ही टेक होम मैसेज, कि आपको इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंटेंट इज, ओके। सो वी ऑल वेलकम यू डॉक्टर कुमुदिनी, एंड यू कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच रुचि। सो मैं डॉक्टर कुमुदिनी को
पिन करती हूँ वापस। ठीक है। यस। यस डॉक्टर कुमुदिनी, आप स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट। हाँ। यस, थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं शेयर करूं मेरी स्क्रीन? हाँ, यस यस, यू कैन शेयर। with the aging phenomena. रुचि, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, yes, yes. थैंक यू। सबसे पहले Yes, मैं ma'am, we are able to see, ma'am. यस सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं डॉक्टर कुमुदिनी। मैं मेरा BHMS हुआ है और मैं प्योर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करती हूँ इन पुणे सिंस लास्ट 13 years। तो जैसे कि मैम ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है कि हम ये 5 लेक्चर में सेलुलर एजिंग लेने वाले हैं, कि जानने वाले हैं कि सेलुलर एजिंग क्या है। ऑलरेडी मैम ने पहले 2 सेशन में हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। ये थोड़ा रिवीजन होगा और कुछ नई चीजें हम सीखेंगे। कि पहले हमने देखा है कि सेलुलर एजिंग क्या है, पर अभी ये सेशन में हम देखेंगे कि उसे हमें डील कैसे करना है। तो एजिंग तो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होने ही वाली है। पर अगर ऐसा कुछ होगा, अगर कुछ ऐसा हम बता सके आपको कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, तो आपको कैसे लगेगा? Super अच्छा awesome. बहुत लगेगा, अच्छा अच्छा लगा. लगेगा ना? कि सबको यंग दिखना है, किसी को एजेड नहीं दिखना, सबको रिंकल्स नहीं चाहिए, आंखों के झुर्रियां नहीं चाहिए, बाल सफेद नहीं चाहिए, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स किसी को नहीं चाहिए, थकावट नहीं चाहिए। आपने कभी ऐसे सोचा है कि ये एजिंग क्यों होता है? और ये हमारे बॉडी का एजिंग और ये सेलुलर एजिंग में कुछ डिफरेंस है या सेम ही है? तो डेफिनेटली वो सेम नहीं है, पर क्लोजली कनेक्टेड है। वो कैसे कनेक्टेड है वो हम देखेंगे। हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, और सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिल के फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। अगर टिश्यू हेल्दी नहीं रहेगा, उसकी अगर एजिंग है, और उसको अगर डैमेज होता है, और फिर अगर उसको बॉडी हटाती नहीं है, तो फिर ऑर्गन कैसे ठीक रहेंगे? और अगर ऑर्गन नहीं ठीक रहेंगे तो आपकी बॉडी कैसे ठीक रहेगी? क्योंकि पूरी बॉडी हमारी ऑर्गन से बनी हुई है। हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो अगर हेल्दी रहते हैं तो हम हेल्दी महसूस करते हैं और हेल्दी रहते हैं। सबको यंग दिखना है, सबको लगता है कि हमने यंग रहना चाहिए, पर उसके लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा। इसलिए हम आज आपको सिखा रहे हैं कि सेलुलर एजिंग क्या है। तो सेलुलर एजिंग में क्या रहता है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हमारी जो सेल है उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि वो डिवाइड करे, खुद को सेल्फ रिपेयर करे, और उसका जो फंक्शन है वो अच्छे से करे। हर सेल का काम अलग है, हर सिस्टम में जो सेल रहती है उसका काम अलग है। और ये जो हमारा क्रोनोलॉजिकल एजिंग है, जिसे हम बोलते हैं कि बुढ़ापा आता है, तो वो डेफिनेटली सेल एजिंग पे ही डिपेंड है। तो अगर हम सेल एजिंग को रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारा जो बायोलॉजिकल एज है उसको भी ठीक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। पहले के जमाने के जो लोग हैं और हमारी जो जनरेशन है उसमें क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लगता है कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, हमारे जो मम्मी पापा है, हमारे जो दादा दादी थे, उनमें और हमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? कोई बता सकता है कि उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में आपको क्या डिफरेंस लगता है? कोई? हेलो? हाँ जी मैम, उनकी एजिंग काफी टाइम बाद शुरू हुई है, क्योंकि यस। मेरी मेरी ग्रैंड मदर को मैंने मतलब मेरी मदर सोचते थे लोग। हाँ, डेफिनेटली। उनको चश्मा बाद में लगता था, उनकी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स लेट होती थी, जैसे कि 60-70 में उनकी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स शुरू होती थी। हम अभी देखते हैं कि हमारे बच्चों के भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बच्चे कि ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए आते हैं।
उनको चश्मा लगा हुआ है, सेकंड थर्ड में चश्मा लगता है। अभी तो कुछ कुछ केसेस ऐसे हम देखते हैं कि बच्चों में हार्ट अटैक दिखने लगा है। ये क्या है? ये सेलुलर एजिंग फास्ट होने लगा है। जो 60-70 में होना चाहिए तो वो अभी 13-14 ईयर्स में होने लगा है। और वो इतना बदलाव क्यों आया? हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल में चेंज हुआ है, पोल्यूशन हुआ है, पर कुछ चीजें हम हमारे से भी हो रही है। तो वो क्या है कि जैसे कि बाहर का स्ट्रेस, बच्चों में भी अभी बहुत सारा स्ट्रेस दिखता है, हम में दिखता है, कंपटीशन बढ़ गया है, मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो गया है, बच्चों में ओबेसिटी दिख रही है। ओबेसिटी क्यों हुआ है? पहले के बच्चे भी खाते थे, हम भी खाते थे, पर हम जब छोटे थे, हमारे टाइम ओबेसिटी बच्चों में नहीं दिखती दिखती थी, बड़े लोगों में दिखती थी, पर अभी वो बच्चों में भी दिखने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। बच्चे खाते तो उतना ही है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि डेफिनेटली वो हैम्पर करते हैं। जैसे कि मैम ने ये लिया है कि ये क्यों होता है, उसमें उसके पीछे क्या क्या रीजन है, तो सिर्फ हम शॉर्ट में देखेंगे नाम, कि टेलोमर शॉर्टनिंग होता है। जो हमारे सेल का एंडिंग रहता है, क्रोमोसोम का एंडिंग रहता है, उसमें टेलोमर रहता है, वो शॉर्ट होते जाता है। दूसरा है कि डीएनए डैमेज होता है। तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो हमारा सेल रहता है उसका पावर हाउस ही माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर उसका ही फंक्शन अच्छे से नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स जमा होने लगते हैं बॉडी में, और हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाने वाला पावर हाउस है, उसका काम हैम्पर हो जाएगा, तो वो एनर्जी कम बनाएगा। फोर्थ है प्रोटीन मिसफोल्डिंग। जो प्रोटीन एक्युमुलेट होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो प्रोटीन एक्युमुलेट होने लगते हैं, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाएगा। तो आप अभी बोलोगे कि आप हमें ये सेलुलर एजिंग बता रहे हो, पर इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है? अगर आपकी ब्लड वेसल, जो वेसल्स आपकी ब्लड को पहुंचाती है हर ऑर्गन तक, अगर उसके सेल की जल्दी एजिंग होने लगी तो क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हो गए, यानी वहां पे भी जल्दी बुढ़ापा आने लगा, वहां की जो वेसल्स है वो डैमेज होने लगेगी। अगर मेटाबॉलिक डिसीज, जो अडाइपोस टिश्यू होते हैं, उनका एजिंग होने लगेगा तो क्या होगा? हम अभी देखते हैं कि डायबिटीज का जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगा है। हमारी जो इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा डायबिटीज दिखने लगा है, हार्ट डिसीज दिखने लगे हैं। तो अगर एडापोटिक टिश्यू जो रहते हैं उसके सेल की एजिंग होने लगी तो फिर क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, और डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होगा उस। अगर ब्रेन के सेल में एजिंग होने लगा तो क्या होगा? तो फिर अल्जाइमर्स डिसीज होगा। उसमें क्या होता है कि आदमी भूलता है बहुत, आदमी कुछ याद नहीं रहता। वो उस अभी जब सेल बूढ़े होते हैं तो बॉडी क्या करती है? उनको बोलती है कि अभी तुमको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो अगर मार दिया जाए तो क्या होगा? तो मार दिया गया तो उसका होगा अपोप्टोसिस। तो वो एक प्रोग्राम सेल डेथ होती, कि सेल उसकी सेल डेथ हो जाएगी, और इजीली बॉडी उसको वॉश आउट कर देगी, क्लियर कर देगी सेफली। पर अगर गलती से उसको छोड़ दिया, उसकी डेथ नहीं हुई, तो क्या होगा? वो सेल वहां पे, वो मरेंगे तो नहीं, वो सेल परमानेंटली स्टॉप नहीं करेंगे डिवाइडेशन जो उनका काम है, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। उसको हम जोम्बी सेल्स बोलते हैं। जैसे हमने मूवी देखा है ना कि जोम्बी, एक जोम्बी दूसरे को भी उसका देता है, जो भी रहता है वो। वैसे ही ये सेल जोम्बी सेल बन के घूमते हैं हमारी बॉडी में, कि उनका कुछ काम तो नहीं है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, पर वो क्या करेंगे कि ये देखो, एक नॉर्मल सेल जो रहता है वो अच्छा दिख रहा है, उसका शेप अच्छा है, पर वो अगर सेंसिसेंट सेल में अगर कन्वर्ट होते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसे मोलिक्यूल्स सीक्रेट करेंगे तुम्हारे आपके बॉडी में, कि जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेगा। और ये जो सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहती है, जैसे कि डायबिटीज है, पीसीओडी है, उसमें क्या रहता है? आपके बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहता है। इसके वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाते। अगर एपोप्टोसिस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसकी सेल डेथ हो जाएगी और बॉडी उसको वॉश आउट कर देगी। पर अगर गलती से वो नहीं हुआ तो फिर ज़ोंबी सेल हमारे बॉडी में फिरते रहेंगे। तो सबसे अच्छा क्या है फिर? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अभी मैंने आपको दोनों बताए, तो हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है?
कोई बता सकता है? एपोप्टोसिस। यस। तो हमें क्या चाहिए कि हमारे बॉडी में जो डेड सेल है वो अच्छे से एपोप्टोसिस हो जाए उनका, यानी ऑटोफेजी हो जाए, कि बॉडी उनको खा ले, यानी फिर जो वेस्टेज सेल है वो हमारे बॉडी में जमा नहीं होंगे। ओके। अगर वो जमा होने लगते तो फिर क्या होगा? आपकी सिस्टम पे, जो ऑर्गन की बनी हुई सिस्टम है, हर ऑर्गन से, ऑर्गन का जब ग्रुप बनता है तो सिस्टम बनती है। जैसे कि माउथ, इसोफेगस, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके जीआईटी बनती है आपकी, जिसमें आपका डाइजेशन होता है। हार्ट, ब्लड वेसल मिलके आपकी वेस्कुलर सिस्टम बनती है। तो वैसे ही अगर अगर सेलुलर एजिंग फास्ट होने लगा तो क्या होगा कि टिश्यू इलास्टिसिटी कम होने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी कम होने लगेगी, और फिर ऑर्गन फंक्शन करना, काम धीरे धीरे कम करेगा। तो फिर क्या होगा कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाएंगे, आपको न्यूरो डिजनरेशन होगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अल्जाइमर डिसीज, जो ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें आपकी याददाश्त चली जाती है, धीरे धीरे आप भूलने लगते हो सब चीजें। यानी कि आपके आजू बाजू के जो आपके पहचान वाले लोग हैं, क्लोज रिलेटिव, उनको भी आप भूलने लगते हो। और सार्कोपेनिया हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी में मसल कम होने लगते हैं, इसलिए वो दुबले पतले लगते हैं, उनकी एनर्जी बहुत डाउन होने लगती है, वो कुछ काम नहीं कर पाते। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये रिवर्स करने के लिए कुछ हैक है, तो आप क्या बोलोगे? कि ऐसा एक कुछ हैक नहीं है, पर डेफिनेटली उसको कम करने के लिए ऐसे कुछ चीजें हैं कि जो आप करोगे तो आप वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो। जैसे कि सेलुलर रीजनरेशन करने के लिए ऐसे कुछ चीजें हैं। जैसे कि रुचि ने बताया कि ऑटोफेजी, कि आपकी बॉडी खुद को क्लीन करती है, जो डैमेज सेल है उनको वहां से निकाल देती है। सेकेंड है टेलोमर मेंटेनेंस, कि जैसे टेलोमर शॉर्टनिंग जो रहता है वो नहीं होने देना है हमको। और थर्ड है माइटोहार्मोसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइटोहार्मोसिस, कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। जैसे कि हम एक्सरसाइज से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, वैसे ही हमको ऐसी कुछ चीजें करनी की जिससे अपनी माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेंथनिंग बढ़े। तो ये माइटोहार्मोसिस क्या है? तो आपको है ना माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेस देना है। अभी आप बोलोगे कि मैडम आप तो पहले बोल रहे थे कि स्ट्रेस से डिसीज होता है, और अभी आप बोल रहे हो कि आपको स्ट्रेस देना है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये कैसे? तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेस देना है, पर वो थोड़ा सा देना है, लो लेवल माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेस देना है। जैसे कि आप वेट उठाते हो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो, आप जिम में जाके वेट उठाते हो, तो आप क्या करते हो ना, आप थोड़ा सा अपनी लिमिट को पुश कर रहे हो, आप खुद को थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हो। आप जब वेट उठाते हो तो आप क्या हंसी हंस हंस के वेट उठाते हो क्या? नहीं ना, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेस देते हो, क्योंकि आप खुद को प्रिपेयर करते हो। तो वैसे ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। वो किस चीज से होगा? पहला एक्सरसाइज और दूसरा है फास्टिंग। ये दोनों चीजों से आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देते हो, कि जिससे कि वो खुद को प्रिपेयर कर सके आगे जो फ्यूचर स्ट्रेस आने वाला है उसके लिए। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्यों करते हो आप प्रैक्टिस या पढ़ाई करते हो? क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है इसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हो। सेम, आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप फास्टिंग करते हो, तो आप डायरेक्टली आपके सेल को प्रिपेयर कर रहे हो कि आगे जो स्ट्रेस आने वाला है आपके बॉडी पे, जैसे कि फूड हो गया, जंक फूड हो गया, स्ट्रेस हो गया, या एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, उसके लिए आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो, उनको रेजिलिएंट बना रहे हो, उनका रिपेयर मैकेनिज्म, जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको आप रेगुलेट कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोहार्मोसिस, जिससे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रॉन्गर होने वाला है और रिजिलिएंट होने वाला है, जो उसको रिस्पॉन्स मिलने वाला है आगे चल के, उसके लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो। तो ऐसा कुछ है क्या कि जिससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो? जैसे कि पहले बोला फिजिकल एक्सरसाइज, दूसरा है इंटरमीडिएट फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। आप बोलोगे मैडम अभी फास्टिंग तो बोलो ही मत आप, फास्टिंग में सब चीजें छोड़ना पड़ता है, आगे जाके फिर
टाइम लिमिटेड पीरियड के लिए ही खाना खाना है, तो वो तो मत आप बोलो ही मत। तो ऐसे नहीं है। डेफिनेटली ये, अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए और आपको हेल्दी बुढ़ापा चाहिए, तो आज से आपको काम पर करना पड़ेगा, तब जाके आपको हेल्दी बुढ़ापा मिलेगा। जीना तो है ही हमको, पर वो अच्छे से जीना है, तो ये चीजें आपको आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आगे चल के उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट डिराइव्ड कंपाउंड्स, कि प्लांट से जो पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं हमें, उससे क्या होता है कि माइटोहार्मो माइटोहार्मोसिस जो रहता है वो ट्रिगर होता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस मिलता है जो नेसेसरी है। और अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, की इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, तो इस बहुत सारे लोगों को पता होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, बहुत सारे लोग करते भी होंगे। तो इससे क्या होता है कि हाँ, पर डेफिनेटली जो करते हैं उनको आज पता चलेगा कि ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका बेनिफिट क्या है। और बहुत सारी यंग जनरेशन का ऐसा रहता है कि जब तक हमें पता नहीं चलता कि क्यों करना है, रीजन क्या है, तब तक उनको करना नहीं रहता। तो आज हम देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली में क्या करता है आपकी बॉडी के साथ, और क्या क्या उसके फायदे हैं आप। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या रहता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए ही खाना खाते हो और बाकी टाइम आप फास्टिंग करते हो। उससे क्या होता है कि जो सर्केडियन रिदम है, जो आपका बिगड़ गया है, वो फिर उसके ट्रैक पे आता है, और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक बैलेंस है, वो बढ़ाता है। तो अभी ये करना कैसे, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करना है, तो कुछ घंटे के लिए, जैसे 6 to 10 आवर्स के लिए आप खाना खा सकते हो दिन में, और बाकी टाइम आपको फास्टिंग करना है कि उस पीरियड में आप कुछ भी नहीं लोगे। तो उससे क्या होगा, जो मेटाबॉलिक स्विच बोला हमने, वो ट्रिगर होगा, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है। 5 to मेथड क्या है कि हफ्ते के 5 दिन आप नॉर्मल फूड लोगे, वो भी बैलेंस रहेगा, जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना आप कैलोरीज लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 है, आपके वेट के हिसाब से, आपका जो काम है, आपका एज है, उसके हिसाब से अगर आपकी 1800 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप 5 दिन उतनी ही लोगे, और बाकी के 2 दिन आप उसमें से 5 to 600 माइनस करोगे। कि अगर समझो फॉर एग्जाम्पल किसी की 1800 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, तो वो बाकी 2 दिन सिर्फ 1200 to 1300 ही कैलोरीज लेगा। ओके। और सबसे फेमस इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो मेथड है, जो वेरिएंट है, वो है 16 to 8 मेथड। वो क्या है हम देखेंगे। 16 to 8 मेथड में क्या है कि आप दिन के 8 घंटे ही खाना खाओगे, जो आपका ईटिंग विंडो रहेगा, जिसमें ही आप खाना खाओगे, और बाकी के 16 आवर्स आप फास्टिंग करोगे। कि जैसे कि किसी ने ट्राई कर लिया कि 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मैं मेरा ईटिंग विंडो रहेगा, और बाकी रात में मैं 8 बजे से लेके दूसरे दिन 12 बजे तक मैं फास्टिंग करूंगा। तो फास्टिंग में क्या है, आप हाइड्रेट कर सकते हो खुद को, कि जैसे कि पानी ले लिया, ग्रीन टी ले लिया, और ग्रीन सॉरी ब्लैक कॉफी ले लिया। उसमें कुछ कैलोरीज नहीं रहना चाहिए वो ड्रिंक में। और बाकी जो आपका फर्स्ट मील है वो आपने 12 बजे ले लिया, सेकंड मील आपने 4 बजे ले लिया, और 8 बजे तक आपने आपका थर्ड मील ले लिया। ये टाइम वेरिएशन हो सकता है हर किसी का, सिर्फ जो आवर्स है वो कांस्टेंट रहने चाहिए। और और एक मेथड है कि अल्टरनेट डे फास्टिंग, कि कुछ डेज के लिए आपने नॉर्मल अपना आपका जो है डाइट वो ले लिया, और अल्टरनेट डे आप 25% आपकी जो कैलोरीज है उसमें से 25% माइनस करके आप ले रहे हो। ऐसे भी आप कर सकते हो। ये जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग विंडो है, उससे क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए। आप बोलोगे कि मैडम अभी इतना सारा हमारे पास खाने के लिए रहता है और हम नहीं खाए, फास्टिंग क्यों करें। अगर हमको इजीली अवेलेबल हो रहा है सब चीजें, हमें शुगर इजीली अवेलेबल हो रही है, जंक फूड हो रहा है, अभी तो घर पे भी आके देते हैं वो लोग, स्विगी जोमेटो, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, एक क्लिक पे आपको खाना घर पे आता है। तो फिर इतना हम मोह माया छोड़ के फास्टिंग क्यों करें। तो अगर आप 12 घंटे से ज्यादा आप फास्टिंग करते हो,
तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो ऑलरेडी ग्लूकोज स्टोर है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी क्या करेगी, जो फैटी एसिड है आपके बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल, उनको फिर फ्यूल कर एनर्जी के लिए यूज करेगी। तो इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक स्विच। जिससे क्या होता है कि आपकी जो रिपेयर प्रोसेस है बॉडी की वो फास्ट हो जाती है। पहले के लोग, पहले के यानी हमारी जो मम्मी है दादी है वो बहुत फास्ट करती है। तो पहले मुझे लगता था कि मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा फास्ट करती थी, उसके हफ्ते में दो दो तीन तीन फास्ट हो जाते थे। तो हमको पहले ऐसे लगता था कि ये इतना फास्टिंग क्यों कर रही है। और उसका फास्ट भी ऐसा रहता था कि अगर उसका फास्ट है तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। हमारा ऐसे बोलना था कि एटलीस्ट तू फ्रूट्स तो खा ले, एटलीस्ट तुम जो चलता है फास्टिंग के लिए वो फ्रूट तो खा लो। पर अभी मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली इट इज वेरी गुड मेथड। कि वो अगर फास्ट रहता था तो कुछ भी नहीं खाती थी, जब उसका फास्ट छूटेगा तभी वो खाती थी। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो ऑटोफेजी होता है कि बॉडी क्या करेगी कि जो डैमेज सेल है उसको डिग्रेड कर देगी और रिसाइकल करेगी। दूसरा है एएमपीके एक्टिवेशन। उसमें क्या होगा कि जो सेलुलर एनर्जी कंजर्व करना चाहिए बॉडी ने वो कंजर्व करेगी। उससे क्या होगा कि मेटाबॉलिक इफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। और थर्ड है एमटॉर सप्रेशन, जिसके वजह से बॉडी क्या बोलेगी कि अभी तुमको ग्रोथ नहीं करना है, बाकी फंक्शन नहीं करना है, रिपेयर करना है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो एएमपी के एक्टिवेशन क्या है कि जब आपके बॉडी को पता चलता है कि एनर्जी लो है, एटीपी लो होने लगा है, तो फिर ये एक्टिवेट होता है। तो इससे क्या होगा कि जो फैट स्टोर होने वाला है वो नहीं होगा, उसका उसकी बर्निंग चालू हो जाएगी, फैट बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। ये हम फिजियोलॉजिकली भी कर सकते हैं फास्टिंग से। नहीं तो फिर इसके लिए मेडिकेशन आता है, जैसे कि डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन नाम की मेडिसिन देते हैं, इससे ही वो एक्टिवेट होता है। तो वो गोली से भी वही इफेक्ट आता है जो हम फास्टिंग से करने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिटेक्ट होता है कि आपकी शुगर बढ़ने वाली है तो आप क्या करोगे, गोली लोगे या फास्टिंग करोगे? कौन बताएगा क्या अच्छा है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है? सो गए क्या सब? Fasting, I think it's a good way या because medicine is a allopathic वो ना. हाँ, मेडिसिन क्या करेगा कि डेली उसका जो डोज है, उसका जो काम है वो करेगा, बराबर। डेफिनेटली अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो आपको मेडिसिन की जरूरत है। पर अगर आप प्री डायबिटिक हो और डायबिटीज भी, पर शुगर कंट्रोल ज्यादा नहीं है, जैसे 250 के अंदर है, तो आप डेफिनेटली एक ट्राई कर सकते हो। हाँ, आपके हैबिट सुधार के, फास्टिंग करके। जो प्री डायबिटिक वाले लोग हैं वो फास्टिंग कर सकते हैं, पर जो डायबिटिक वाले लोग रहते हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन फास्टिंग करें। वो ऐसे ही फास्टिंग नहीं कर सकते, उनके पहले सारे रिपोर्ट्स लेके फिर एक प्रॉपर डाइटिशियन के पास, एक फिजिशियन के पास आप अंडर ऑब्जर्वेशन फास्टिंग करके आपकी शुगर जो है वो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकते हो। पर ऐसे ही खुद से नहीं करना है हमें, किसी के अंडर, अगर आप डायबिटिक हो तो फिर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। हाँ, आप सबने वो दीक्षित डाइट का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग उनके अंडर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और आगे कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है, पर वो कैसे करना चाहिए। तो कैसा है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ टाइम पे फोकस करते हैं कि कब लेना है कब नहीं लेना है। पर वैसे नहीं करना है हमें। हम जो फूड ले रहे हैं ड्यूरिंग ईटिंग विंडो, उस उस पे उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है कि हमें क्या क्या लेना है। कि जैसे कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, होल ग्रेन्स लेना है, हेल्दी फैट्स भी लेना है खाने के साथ, जैसे कि नट्स हो गया, सीड्स हो गया, आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया। आपको ध्यान रखना है कि आप ईटिंग विंडो में, आप जब खाना खा रहे हो आपके डिश में प्रोटीन्स भी चाहिए, फाइबर्स भी चाहिए। उसके लिए आपको मीट, फिश, वेजिटेरियन सोर्स है, लेग्यूम्स और क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, जिससे कि आपका लीन मास कम ना हो, उल्टा वो बढ़े। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेकेड कार्ब्स। आप बोलोगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट सीखा था, अभी आप नया कुछ बोल रहे हो कि नेकेड कार्ब्स। कोई बता सकता है कि नेकेड कार्ब्स यानी क्या रहता है? हेलो, किसी को पता है कि
नेकेड कार्ब, ये जो टर्म है यूज किया है मैंने अभी, उसका मतलब क्या है और वो क्यों नहीं करना चाहिए? हेलो। चलो मैं ही बता देती हूँ। जब हम कार्ब्स लेते, कार्ब्स यानी जैसे कि शुगर हो गया, अपना फ्रूट्स हो गया, हम जब स्वीट्स खाते हैं या कुछ भी हम जो भी लेते हैं उसमें कार्ब्स रहता ही है मोस्टली। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें कार्ब्स लेना है, पर हमें वो कार्ब्स अकेले नहीं लेना है, उनको हमें कपड़े पहनाने। तो कपड़े पहनाने क्या, तो उनको हमें कार्ब्स के साथ प्रोटीन्स लेना है, हेल्दी फैट्स लेना है या फाइबर लेना है। उससे क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर, कार्बोहाइड्रेट की शुगर बनती है, उनका उनका ग्लूकोज में डिवाइडेशन होता है, जैसे कि हमारी बॉडी एब्सॉर्ब कर सके उनको। तो हम जब पेयर अप करते हैं किसी और चीज के साथ, तो क्या होता है कि वो एब्सॉर्ब होती है बॉडी में, ब्लड में, और वो धीरे 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 एब्सॉर्ब होगी। जिससे कि क्या होगा कि जो स्पाइक आने वाला है, ब्लड शुगर एकदम से बढ़ने वाली है, वो नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जब नाश्ता लेते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट लेते हैं, हमारा जब फर्स्ट मील रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि कार्ब्स ले लेते हैं। सबको लगता है फ्रूट्स हेल्दी है, चलो सुबह उठो जल्दी से फ्रूट्स ले लो। इडली ले लिया हमने, पोहा ले लिया हमने। पर हमें मेक श्योर करना है कि उसके साथ हम कुछ तो भी ले रहे हैं। जैसे कि पोहा कर रहे हो आप, तो उसमें आप सब्जी डालो। इडली ले रहे हो आप, तो उसके साथ में कुछ सैलेड ले लिया आपने, कि जिससे जैसे कि हमारा जो इंडियन फूड है वो एक्चुअल में काफी बैलेंस फूड है। पर हम लेते वक्त उसको गलत तरीके से लेते हैं कि इडली ज्यादा खा लिया, सांबर कम ले लिया, चटनी ज्यादा खा ली। तो हमें उल्टा करना है कि इडली हमारा कार्ब्स है, और हमारा जो सांबर है उसमें सब्जियां आने वाली ज्यादा, तो वो हमारा फाइबर है। तो हमें एग्जैक्टली उल्टा करना है कि हमें बहुत सारी सब्जियां डालनी है और वो सांबर लेना है, और कम इडली लेनी है। तो इससे क्या होगा कि हम हमारे कार्ब्स को नेकेड नहीं लेंगे, उसको कपड़े पहनाएंगे। ओके। और क्या लेना है हमको डाइट में? जब हम डाइट ले रहे हैं, तो हमें ऐसा डाइट लेना है कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट है, जो पॉलीफिनल रिच फूड में से मिलता है हमें। जैसे कि हमने ब्लूबेरीज ले लिया, डार्क चॉकलेट ले लिया, ग्रीन टी ले लिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें है वो ले लिया। वो क्या करेगा, जो क्रोमोसोमल टिप्स है आपके, टेलोमर जो है, उनको प्रोटेक्ट करेगा और उसकी लेंथ है वो बढ़ाएगा। और सल्फोराफेन जो रहते हैं वो क्या करेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट पाथ पे आपका ट्रिगर करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट रिडक्शन, उनको हमें कम करना है। इसलिए हमें जो मीट रहता है, जो रेड मीट रहता है, जो शुगर रहता है, वो हमें कम करना है। तो अभी आप बोलोगे कि ये ग्लाइकेशन क्या है? ग्लाइकेशन क्या है कि सबसे इजी बात आपको बताती हूँ, कि जब से हमारा बर्थ होता है और हमारे डेथ होती है, तब ये प्रोसेस, ग्लाइकेशन प्रोसेस कंटिन्यूअस हमारी बॉडी में चलती रहती है। क्या रहता है उसमें, कि जो शुगर रहता है वो क्या करता है कि खुद को बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, लिपिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो प्रोटीन, वो जिसके साथ अटैच होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। और फिर वहां पे ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो रहते हैं वो जमा होने लगते हैं बॉडी में, और वो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे टिश्यू रहते हैं, हमारे टिश्यू पिंक रहते हैं। जब बच्चा रहता है उसके टिश्यू अगर आप देखोगे, वो उसके पिंक रहते हैं, और जैसे 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 एजिंग होता है वो ब्राउन ब्राउन होते रहता है। आपने कभी नॉनवेज देखा है तंदूर बनते हुए? किसी ने, कोई बनाता होगा ना तंदूर घर पे, या आपने कभी रेसिपी देखा होगा। तो क्या रहता है, कोई बता सकता है? हेलो। तो जब हम नॉन वेज लेते हैं, चिकन लेते हैं, तो वो पिंक कलर का रहता है। पर जब वो तंदूर बन के हो जाता है तो क्या होता है, वो ब्राउन कलर का होता है ना। तो क्या हुआ उसका, वो पूरा पक गया। वैसे ही सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रही है, ग्लाइकेशन नाम की, कि कंटिन्यूअसली हमारा जो सेल डैमेज हो रहा है, धीरे 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 डैमेज हो रहा है हमारा सेल, हमारा टिश्यू, हमारे ऑर्गन, धीरे धीरे हो रहा है, वो स्लो प्रोसेस है। पर अगर हमको वो स्लो करना है, हमको वो प्रोसेस फास्ट नहीं होने देनी, तो हमको डेफिनेटली क्या करना है, ये ग्लाइकेशन नाम की जो प्रोसेस चल रही है बॉडी में कंटिन्यूअसली, वो उसको हमें स्लो करना है।
और जो हम अभी सीख रहे हैं कि क्या क्या करना है, ये से सब जो चीजें है वो ये स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है अगर ये सेल एजिंग, ग्लाइकेशन, ये स्लो करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें करना है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। उससे क्या होगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारा पावर हाउस है सेल का, जिससे हमारी सेल को एनर्जी मिलती है, उसका रेस्पिरेशन अच्छा होगा। हाई हेवी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, यानी जिम में जाके आप जो वेट उठाते हो उसको बोलते हैं हेवी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। उससे क्या होगा, जो आपकी सेल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। थर्ड है कार्डियो, जो हम कार्डियो करते हैं जिम में, या हम वॉक करते हैं, हम रन करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बनेगा, उसका नेटवर्क बढ़ेगा। और सबसे लास्ट है डीप स्लीप। उससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ब्रेन में जो जमा हुआ है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो जितना एक्सरसाइज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, उतना आपके लिए स्लीप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सेलुलर एजिंग का और एक्सरसाइज का क्या कनेक्शन है? हमने ऊपर देखा कि हमारे जो प्रोटेक्टिव पाथवेज रहते हैं, जिससे कि हमारा सेलुलर रिपेयरिंग मैकेनिज्म चलते रहता है, वो अच्छा होगा, हमारा इन्फ्लेमेशन कम होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अच्छे से होने लगेगा। तो ये पाया गया है रिसर्च में कि जो हाईली एक्टिव है, समझो एक बंदा है, दो बंदे हैं, उनका सेम एज है, वो भी 60 का है और ये सिडेंटरी लाइफ वाला भी 60 एज का है। तो जो एक्टिव रहता है, हाईली एक्टिव है, जो जिम जाता है, जो अपने काम खुद करता है, पहले से वो योगा या कोई भी एक्सरसाइज, ऐसा ही नहीं जिम, कोई भी एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, और वो अपने लाइफ में पूरे लाइफ एक्टिव रहा है। और एक जो है बंदा सिक्स सेम एज पर वो सीडेंटरी लाइफ है, बैठेगा, खाना खाने के बाद सोएगा, ओबेसिटी है, ओबेसिटी बढ़ी हुई है, तो उसका जो बायोलॉजिकल एज रहेगा दिखने में भी, और उसके जो ऑर्गन का एज है वो 9 साल से कम हो सकता है। अगर आप हाईली एक्टिव रहते हो तो आप आपका बायोलॉजिकल एज 9 साल से कम कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी आपने देख लिया कि डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, और स्लीप भी अच्छी लेनी है। पर वो क्या 2-3 महीने के लिए लेनी है क्या? नहीं, ये एक कमिटमेंट है, ये आप कंसिस्टेंटली करना है आपके पूरे लाइफ में, तो ही आपको उसके इफेक्ट दिखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे वेट लॉस करना है, बहुत सारे लोगों का रहता है कि वेट लॉस करना है, मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मैं 2-3 महीने एकदम से सब बंद कर दूंगी या बंद कर दूंगा, और फिर 3 महीने के बाद जैसे वेट कम हो गया, फिर बैक टू नॉर्मल, सब खाना खाया, एक्सरसाइज छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग नेचुरोपैथी सेंटर जाके 10-10, 15-15 किलो वजन वेट कम भी करते हैं, पर जब आते हैं तो 1-2 महीने में ही उतना ही वेट वो बढ़ा लेते हैं। तो वो क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो सेंटर वालों की गलती नहीं है, उन्होंने आप उनका जो काम करना था वो करके दिया है, पर आपको वो कंसिस्टेंटली घर पे भी आके वही जो आपको हैबिट्स लगे हैं वो आपको मेंटेन करना है। अगर आप वो कर पाते हो तो आपको, और ऐसे ही नहीं कि आपको सिक्स पैक चाहिए, आप एकदम हेवी वेट उठा रहे हो जिम में जाके, पर डेफिनेटली आप अगर कंटिन्यूअसली कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, किसी को रनिंग पसंद है, किसी को योगा पसंद है, किसी को जिम में जाना पसंद है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करो, पर वो आप कंसिस्टेंटली डेली कर रहे हो, कम से कम हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो, और वो मॉडरेट टू विगरस रहना चाहिए, कि आप वो कम से लेके ज्यादा तक बढ़ा रहे हो। अगर ये कंसिस्टेंटली आप करते हो तो डेफिनेटली आप आपका सेलुलर एज जो है वो रिवर्स कर सकते हो, और एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो, और जो आपका बुढ़ापा आने वाला है वो भी हेल्दी रहेगा। तो ये कंसिस्टेंसी रखने के लिए हम यहाँ पे है आपको हेल्प करने के लिए, कि जिससे कि आप आपकी जो क्या बोलते हैं हैबिट्स है उनको ठीक कर सकते हो। और कोई भी चीज आप अगर 21 डेज करते हो, जैसे कि कोई भी नई चीज हम जब करते हो 21 डेज, वो आपके हैबिट बन जाते हैं। तो यही हैबिट बनाने के लिए हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे है। अमिता मैम की जो
टीम है, IHG स्वस्थ टीम, वो आपके लिए यहाँ पे है। हम एक प्रोग्राम करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेकर करके। वो हफ्ते में 4 दिन रहता है, और 1 महीना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए और आप उसके लिए आपको एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज हम करते हैं पर बहुत बार वो हमसे छूट जाता है। फीमेल्स का बहुत बार ऐसे होता है कि हमने वो स्टार्ट किया, फिर 2 महीने किया, फिर घर में कुछ हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर बैक टू रूट पे आने के लिए, उसको ट्रैक पे आने के लिए आपको बहुत दिन लग जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करते हो, तो वो आपको आपको ट्रैक में लाने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे ग्रुप मेंबर से पूजा, आप उनको कनेक्ट कर सकते हो और आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझा होगा, ये वेबिनार से आप कुछ मैसेज लेके जाओगे। तो टेक अवे मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको सेलुलर एजिंग स्लो करना है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना जरूरी है, डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है, और अच्छी स्लीप लेना जरूरी है। ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो आप डेफिनेटली सेलुलर एजिंग स्लो कर सकते हो, और इनडायरेक्टली आप आपका जो बायोलॉजिकल एज है, जो एजिंग प्रोसेस है, उसको भी स्लो कर सकते हो और हेल्दी कर सकते हो। तो थैंक यू। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर बंद करूं? हाँ, यस यस प्लीज। राइट राइट। यस, इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन। नई नई चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ में आई सबको, है ना? राइट। वेरी नाइस वेरी नाइस। किसी को कुछ पूछना है? एक तो सबको सब समझ में आया है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। हाँ, नहीं तो दोनों में सो से रहे क्या है? हैं लोग। नहीं तो लोग सो रहे हैं हाँ। टीवी ऑन करके, है ना? मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, मतलब जैसे कोई पहले क्या करते हैं, फुल डे फास्टिंग करते थे, जैसे कोई व्रत रखते हैं, हम्म। नवरात्रि हो गई या जो भी, तो उसमें मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि उस टाइम पे मैम स्टमक एसिड आप जो हम पढ़ रहे थे अभी, तो वो रिलीज होता है, उस टाइम पे रिलीज होगा ना? तो फिर वो अंदर एसिडिटी और वो सब होएगा? डेफिनेटली। क्या रहता है कि जैसे आप आपके माइंड को ट्रेन करते हो, पहले 2-3 फास्टिंग में आपको तकलीफ होगा, डेफिनेटली होगा। तो उसमें आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। पर जैसे जैसे आप फास्टिंग करते जाओगे, कि जैसे आप माइंड को आदत लगाते हो कि हर मंडे हमें फास्टिंग करना है। हमारा एक ग्रुप है, वहां पे फास्टिंग का ग्रुप है, वहां पे सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे कैसे हुआ, मेरा ये दिन कैसे गया। तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनको तकलीफ हुआ, किसी किसी को वोमिटिंग हुआ, हेडेक हुआ। पर जैसे जैसे वो करते जाते हैं कि हर मंडे करना है, तो माइंड को एक आप माइंड ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज ये फर्स्ट मंडे को अगर मुझे तकलीफ हुआ है तो उससे नेक्स्ट मंडे में मुझे कम तकलीफ होगा, उसके नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंडे मुझे और कम तकलीफ होगा। तो आप माइंड को ट्रेन करते हो। डेफिनेटली पहले 3-4 मंडे आपको, यानी जिस दिन आप कर रहे हो, हम क्या करते हैं कि संडे रात से लेके मंडे रात तक हम फास्टिंग करते हैं। तो 24 आवर्स का फास्टिंग रहता है। तो ऐसा नहीं है आपको 24 आवर्स करना है, आप डिसाइड कर लो कि आपको 18 आवर्स करना है, आपको 22 आवर्स करना है। पर जितना आप ज्यादा फास्टिंग करते हो, जैसे कि मैंने लेक्चर में भी बताया कि 12 आवर्स से ज्यादा अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको उसको बेनिफिट मिलता है। तो आप डिसाइड कर लो, और जैसे जैसे माइंड ट्रेन होगा वैसे वैसे तकलीफ कम होती जाएगी। जिस जो शुरुआत में तकलीफ होती है उसके लिए आप जैसे कि पानी पी लिया, आपने नारियल पानी पी लिया, या खुद को हाइड्रेट किया। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ लगी तो एक मंडे आप कुछ तो थोड़ा सा खा लो, जैसे कि फ्रूट खा लिया। पर नेक्स्ट मंडे आप ट्राई करो कि अगर मैंने ये मंडे 12 आवर्स किया है तो मैं नेक्स्ट मंडे एटलीस्ट 14 आवर्स करूंगी। तो ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। ये सब माइंड ट्रेनिंग है, जैसे जैसे माइंड ट्रेन होते जाएगा तैसे वैसे वैसे तकलीफ कम होती जाती है, बॉडी को आदत लगती है। और किसी को पूछना है कुछ? तो एट द एंड सब कुछ आदतों पर आ जाता है ना? हैबिट्स। हैबिट्स, मतलब जैसे और सबसे हैबिट्स। ज्यादा माइंड ट्रेनिंग। अगर हम जिम
हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले तो माइंड को ही पहले ट्रेन करने के लिए बहुत दिन जाते हैं कि अभी मुझे एक्सरसाइज करना है कि कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। ये जो है प्रोक्रेस्टिनेशन की कल से करूंगी, तो आपको जो भी करना है वो आज से करो, अभी से करो। कुछ नहीं हुआ तो 5 मिनट स्टार्ट करो। जो बेबी स्टेप बोलते हैं हम, कि 5 मिनट से स्टार्ट करो आप। और आज अगर मुझे आज नहीं टाइम हो रहा है तो 5 मिनट तो मैं निकालूंगी, और जिस दिन मुझे टाइम मिल रहा है उस दिन मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगी। पर आज अगर मुझे टाइम नहीं, फिर भी मैं 5 मिनट जहां पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ वहां पे मैं जाके आऊंगी। जैसे कि मेरा बेडरूम हो गया, मेरा जो रूम है, लिविंग रूम हो गया, जिसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वहां पे मैं 5 मिनट जाके, जितना भी होगा 5 मिनट में उतना मैं एक्सरसाइज करके आऊंगी। तो उससे आपकी हैबिट बिल्डअप होगी। इसके लिए अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपका कैसे कि टाइम फिक्स हो जाता है, आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि ये टाइम में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। हमारी जो आगे की पहले वाली जनरेशन है, या अभी भी बहुत सारे फीमेल्स कैसे रहता है कि मेरा पूजा नहीं हुआ है आज तो मेरा दिन खराब जाएगा। मैं मैंने अगर पूजा नहीं किया तो मेरा दिन बहुत खराब जाता है, कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे ही हमको पूजा के जैसे हमें एक्सरसाइज का करना है। आप जब माइंड ट्रेन करोगे कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो एक दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे आप तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे कुछ तो गलत हुआ है, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। तो वैसा हमें माइंड ट्रेन करना है कि हमें कंपल्सरी एक्सरसाइज करना ही है। और डाइट के बारे में मैं ऐसे बोलूंगी कि हाँ ठीक है ना, आज मैंने बाहर का खाना खा लिया, पर आपको नेक्स्ट डे आपको ट्रैक पे आना है। हमारा क्या हो जाता है कि हम करते तो बहुत बहुत सारे पेशेंट देखती हूँ मैं, करते तो बहुत स्ट्रिक्टली करते, 2 महीने 3 महीने एकदम स्ट्रिक्ट डाइट किया, कुछ मीठा नहीं खाया, सब ऑयली छोड़ दिया। पर जैसे उनका एक दिन गया, बाहर गए, कुछ ट्रिप के लिए गए, मेरी एक फ्रेंड है, वो जब घर पे रहती है तो अच्छा डाइट फॉलो करती है, 4-5 किलो वेट लॉस भी करती है, उसको थायराइड भी है। पर जैसे कि उसकी ट्रिप आ गई, दर हर 2-3 महीने में वो ट्रिप को जाती है, ट्रिप को जाएगी 2-3 दिन, पर उस आने के बाद फिर 1-1.5 महीना उसका वैसे ही जाता है। जो 4-5 किलो कम रहता है, किया रहता है, वो वापस उतना गेन कर लेती। जो मैं कमाया उसको गंवाने बैठती है फिर। हाँ, जो हम यानी कम करने के लिए उसको 2-3 महीने लगते हैं, वो पुट ऑन करने के लिए उसको 1 महीना भी काफी हो जाता है। तो ये हमें वैसा नहीं करना है। हम बाहर भी जाते, हम कहाँ पे भी जाते, तो हमको एटलीस्ट उतना याद रखना है कि डैमेज तो होने ही वाला है, अभी बाहर जाएंगे तो बाहर का खाना खाएंगे, पर उसमें भी हम कैसे कम डैमेज कर सकते हैं, यानी कैसे मैं डाइट पे स्टिक रह सकती हूँ, कि कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन है कि जो मैंने चूज कर लिए, जिससे कि कैलोरी जाने वाली बॉडी में पर कम से कम जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर जा रही हूँ और बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल, अभी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, वहां पे ब्रेड से लेके ऑमलेट या कुछ भी, जैसे कि फ्रूट्स भी रहते हैं वहां पे, और बाकी ऑप्शन भी जैसे पूरी सब्जी, और बहुत सारे जैसे कि बाहर के भी ऑप्शन रहते हैं, जैसे ब्रेड जाम हो गया। तो मेरा काम क्या है, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे फ्रूट्स खाना है, मैं पोहा ले सकती हूँ, उपमा भी रहता है, उपमा ले सकती हूँ जिससे कि कैलोरीज कम जाए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो ऑमलेट भी ले सकता है, और बॉइल्ड एग होगा तो बॉइल्ड एग ले सकता है। पर हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखती हूँ, इतनी बड़ी प्लेट वो भर के लाते, वो भी ऐसे रहता है कि नहीं अभी तो फ्री का है तो अभी तो मैं उसको वसूली करूंगा पूरा। बहुत सारे लोग ऐसे प्लेट भर भर के लाते हैं, उसमें ब्रेड रहता है, जैम रहता है, बहुत सारा जैम, बहुत सारा बटर। वो वैसा नहीं करना है। हमारा जो हम घर पे कर रहे हैं वही हमको वहां पे भी जाके करना है। हाँ डेफिनेटली आप थोड़ा सा खुद को प्लेजर के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर का खाना खा सकते हो, पर डेफिनेटली आपको वहां पे भी देखना है कि आप ज्यादा बाहर का नहीं खा रहे, यानी जो अनहेल्दी है, कि जैसे कि जैम खा लिया, जैम में बहुत सारा कैलोरीज कैलोरीज रहता है, बहुत सारा शुगर रहता है, तो आप उसको अवॉइड करो, और घर पे भी नहीं खाना है। और जैसे कि हमको लगता है कि टोमेटो सॉस जो बाहर का आता है, उसमें वो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, पर उसमें बहुत ज्यादा शुगर रहता है, बहुत सारा प्रिजर्वेटिव रहता है, अभी तो इतने सारे केमिकल रहते हैं उसमें कि आप उसको अवॉइड ही करो। बच्चों के लिए भी नहीं, नहीं तो बच्चों का कैसे रहता है कि अभी क्या, टोमेटो सॉस तो है, उसमें क्या है, अभी तो नए नए सॉस आने लगे, जैसे मेयोनेज सॉस हो गया, आपका मस्टर्ड सॉस हो गया। वो चीजें टेस्टी तो है, कभी कभार खा लिया तो ठीक है, कि किसी के बर्थडे पार्टी को गए
तो कभी खाया आपने 6 महीने में, साल में, तो ठीक है, पर आप डेली खा रहे हो। मैं बहुत सारे अच्छा घर में डॉक्टर देखती हूँ कुमुदिनी, कि इस पे ना एक क्वेश्चन मैं सबको पूछना चाहूंगी। हमें गार्लिक सॉस भी मिलता है ना? हम्म, गार्लिक सॉस। हम्म। यस। सब लोग हो मेरे साथ में, हमारे साथ? हम्म। हाँ। चलो अभी फटाफट आंसर करो, अनम्यूट करो। गार्लिक सॉस मिलता है हमें, हाँ। राइट? तो वो हाँ, हेल्दी है या अनहेल्दी है? आई थिंक अनहेल्दी है अनहेल्दी है। मार्केट का। और गार्लिक बोला जाए तो हेल्दी है। गार्लिक सॉस अभी एक रेसिपी बन गई। गार्लिक सॉस मतलब रेसिपी है। तो वो रेसिपी हेल्दी है या अनहेल्दी है? अनहेल्दी है। मार्केटली अनहेल्दी अनहेल्दी है। है। हम्म। और किसको लगता है हेल्दी है? किसी को लग हम्म। रहा है हेल्दी है? नो। नो। राइट। वैसे ही मसाला ओट्स मिलता है मार्केट में, पता है ना? हम्म। मसाला ओट्स, राइट? हाँ जी। यस। हेल्दी या अनहेल्दी है? अनहेल्दी है। अनहेल्दी है मैम। क्यों अनहेल्दी है? मैम प्रिजर्वेटिव्स है। उसके जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं ऐसे फील हो रहा है ना रुचि? डॉक्टर कुमुदिनी। यस, इट इज अनहेल्दी बिकॉज मसाला ओट्स, ओट्स तो है उसमें फाइबर्स है, लेकिन उसमें काफी सॉल्ट होता है एडेड। जो कुछ आपको लाइक कैन में ना बीन्स भी हमें मिलते हैं, रेडी रेडी पैक्ड बीन्स का कैन हम्म। मिलता है हमें। काफी लोगों को लगता है कि चलो वो ले लो, और उसमें सॉस सॉस होता है कि जो इट मेक्स इट टेस्टी। तो लोगों को लगता है कि चलो हमने काफी प्रोटीन ले लिया, अच्छा हो गया, इसके साथ अंडा खा लो तो हमारा प्रोटीन रिच डाइट हो गया। बट इट इज वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये जो प्रिजर्वेटिव्स है ना, वो एट द एंड आपके स्टमक को इतनी परेशानी देंगे कि अननोइंगली आपकी बॉडी है ना कैंसर सेल्स डेवलप करना शुरू कर देंगी वहां पे लोकल साइट में। इतने लेवल तक उसका बैड इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर। तो ये ओबेसिटी डायबिटीज हम लोग सोचते जाते हैं ना, अलग अलग चीजें हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि ये अभी फ्रीक्वेंटली दिखने वाली बीमारी है। लेकिन जो हिडन बीमारी कैंसर की ना, वो इसी तरीके से तैयार होती है बॉडी में, क्योंकि वो एक तरीके का टॉक्सिन है कि जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बार बार वो चीजें कंज्यूम करने पर। इसीलिए जितना नेचुरल हो सके ना, उतना नेचुरल हमारा डाइट और उतना ही नेचुरल हमारा रहन सहन होना चाहिए। रहन सहन मतलब क्या? कि जैसे आउट, डॉक्टर कुमुदिनी ने एग्जांपल दिया, उनकी फ्रेंड वो जाती 3 महीने के बाद आउटिंग के लिए जाएगी, वह आउटिंग में जाने के बाद में आप सोचो कि वहां पे व्हाट शी हैज टू डू, हेल्थ, मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। जैसे होटल में रहने के बाद में डॉक्टर कुमुदिनी ने बताया ना, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पे हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे हेल्दी फूड चॉइसेस हम लोग कैसे बनाएं, हमारे बॉडी के लिए क्या कॉम्पेटिबल है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको, आप अभी समझ रहे हो कि क्या हेल्दी है हमारे लिए, क्या अनहेल्दी है, राइट? सिर्फ ओट्स बोला तो ओट्स, हर तरीके के ओट्स हेल्दी नहीं है, या हर तरीके का कोई ड्रिंक हेल्दी नहीं है। जूसेस फॉर एग्जाम्पल, लाइक पैक्ड टेट्रा पैक में भी अगर पैक होते हैं जूसेस, तो वो पेरिशेबल होते हैं। कोई भी फ्रूट पेरिशेबल है, इमिजिएटली सड़ सकता है, लेकिन वो सड़ नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें ढेर सारा प्रिजर्वेटिव है। सॉसेस, टोमेटो केचप्स, आप देखोगे तो बच्चे बड़े, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग दीज केचप्स, जैम्स, जेलीज, ये जो कुछ है ना, वो एक तरीके से सिर्फ कैलोरीज नहीं दे रहा है बॉडी को, लेकिन काफी टॉक्सिन्स भी दे रहा है। सो वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड। यस डॉक्टर कुमुदिनी, कंटिन्यू। मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। हम्म। आपने नेकेड कार्ब्स के बारे में बात कर, जो ग्लूकोज होता है, मतलब वो हर हम प्रोटीन या फाइबर खाते हैं तो उसके साथ अटैच हो जाती है। यस। तो अगर जैसे खाने के साथ हमने कुछ मीठा खाया, कई लोगों को आदत होती है खाने के तुरंत बाद अब मीठा खाया, तो वो जो शुगर है वो मतलब वो बाइंड करके उसका मतलब इफेक्ट नहीं करेगी, यस। खत्म कर देगी इफेक्ट। अगर इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं तो हर टाइम हमें खाने के पहले सैलेड से स्टार्ट करना है। आप क्या खाना खा रहे हो, पर उसका क्या सीक्वेंस है। कि अगर आपका प्लेट भी बैलेंस है पर आपका खाने का अगर सीक्वेंस गलत है, तो वो सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए कि आप सबसे पहले सैलेड ले रहे हो, फिर दाल ले रहे हो, फिर आप आपका रोटी सब्जी ले रहे हो जो कार्ब्स है, हम्म। और फिर अगर आपको स्वीट लेना है तो आप वो लास्ट में लो।
तो उससे क्या होगा कि आपने सैलेड खाया है तो ऑलरेडी आपने फाइबर खाया है। और अगर आपका खाना अगर अच्छे इस क्या बोलते हैं हम, ऑयल कम ऑयल में बनता है तो ऑलरेडी आपका कार्ब्स कम है। तो इसके लिए हम, और सब्जी भी ले रहे हो, तो सब्जी आप कम तेल में बनाओ तो वो भी फाइबर हो गया। और फिर आप लास्ट में मीठा खा रहे हो थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं है कि अभी हाँ हाँ आपने उसको कवर कर लिया तो आप डेली खा रहे हो, मैडम ने बोला है कि अभी वो फाइबर से कवर किया है, तो ऐसा नहीं है। पर कभी कभार आप खा सकते हो, पर डेफिनेटली आप उसको सैलेड के साथ खाओ। अगर कुछ मीठा भी खाना है आपको तो आप पहले सैलेड खा लो, फिर आप मीठा खा लो। या आप अगर जैसे आप ऑयली फूड खा रहे हो, जैसे कि समोसा खाना है आपको, तो आप डेफिनेटली उसके साथ में कुछ सैलेड खाओ, या उसको पेयर अप करो किसी प्रोटीन प्रोटीन सोर्स के साथ। तो फिर आपका जो डैमेज होने वाला है वो कम होगा, डेफिनेटली होगा ही, ऐसे नहीं कि वो डैमेज होगा ही नहीं, पर जो होने वाला है डैमेज वो उसको कम करेगा। एक सर्वाइवल मेथड क्या रहता है कि अगर आपको डैमेज होने वाला है आपको पता है, यानी क्राइसिस होने वाला है वो आपको पता है, पर आप ट्राई क्या करोगे, आपकी बॉडी क्या ट्राई करेगी कि क्राइसिस जो होने वाला है वो कम से कम हो, डैमेज जो होने वाला है वो कम से कम हो। तो हमें भी वही करना है कि डैमेज होने वाला है, आप अगर बाहर गए हो आपको ऑप्शन नहीं है, आपको खाना ही है, यानी कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप ट्राई करो कि उसके साथ आप कुछ ऐसा ऑप्शन ले रहे हो कि जो हाई प्रोटीन हो कार्ब्स के साथ। कि जैसे आप, मैंने बोला कि बाहर गए हो आप और अगर आप फ्रूट्स खाने वाले हो, तो पहले आप एक से स्टार्ट करो, फिर आप फ्रूट्स खाओ, क्योंकि फ्रूट्स भी फ्रुक्टोज ही है। ऐसे नहीं है कि फ्रूट्स हेल्दी है और आप कितना भी खा रहे हो, दिन में बहुत सारे फ्रूट्स खा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं है, फ्रूट्स भी फ्रुक्टोज ही है। तो उसको आप लिमिट में ही खाओ, ऐसे नहीं है कि हेल्दी है तो आप दिन भर फ्रूट्स ही खा रहे हो और खाना भी खा रहे हो और फिर मीठा भी खा रहे हो, तो ऐसे नहीं है। आपका बैलेंस डाइट रहना चाहिए, इसलिए हम डाइट चार्ट, प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट चार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपकी कैलोरीज को काउंट करता है, आपके कार्ब्स को काउंट करता है, आपके प्रोटीन, आपके फैट्स, और जो वाइटामिन मिलने वाले हैं, मिनरल्स मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं सिर्फ कि आप कैलोरी काउंट कर रहे हो। तो आपका जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, जो सोर्स, हम्म जिस सोर्स से आपको प्रोटीन आ रहा है, कार्ब्स आ रहा है, फैट्स आ रहा है, वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने काउंट कर लिया, कार्ब्स काउंट कर लिए, प्रोटीन्स ले लिया ज्यादा, फैट्स थोड़ा बहुत ले लिया, ऐसे नहीं रहता। जो आप खाना खा रहे हो, आपकी जो प्लेट है उसमें सब काउंट भी होना चाहिए और न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, और एक बैलेंस। और हर खाने का हर एक प्लेट का सीक्वेंस रहता है, कि जैसे मैंने बोला कि आप सैलेड से स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली अगर आप कार्ब्स भी ले रहे हैं ज्यादा तो उसका जो शुगर स्पाइक होने वाला है वो धीरे धीरे होगा। इस शुगर। पे ना एक ही मिनट है डॉक्टर कुमुदिनी, इस पे मैं एक बताना चाहूंगी कि जो तृप्ति का डाउट है, आप जब खाना खाने के बाद में स्वीट्स लोगे ना, तो सी एवरी मील, आप कितने मील्स ले रहे हो दिन में, ठीक है ना, एंड एवरी मील में आपका जो डिसाइडेड कार्बोहाइड्रेट इंटेक जाना चाहिए, उतना अगर कार्ब्स आपने ऑलरेडी मील में ले लिया और उसके ऊपर ज्यादा आपने शुगर ले ली, तो वो शुगर जो है ना वो इवेंचुअली स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। वो बैलेंस करने के लिए वो जो सिंपल कार्ब्स जो खाने के डिश में हम लोग ले रहे हैं, नॉर्मली जो खाने में ले रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं फाइबर से। लेकिन अगर आपने लेट्स से कि काजू कतली ले ली और वो आपने कितना लिया, 50 ग्राम्स लिया, तो 50 ग्राम काजू कतली में ऑलमोस्ट आपको 25 ग्राम्स, 20 to 25 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेंगे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, वो कहीं ना कहीं जाके फैट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है ना, हमें जो एक्स्ट्रा मील्स, जो इंटरमिटेंट मील्स होते हैं हमारे, तो उस समय अगर आपको कुछ फील होता है कि नहीं मुझे कुछ खाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स का क्रेविंग होता है या स्वीट्स का क्रेविंग होता है, तो उस दरमियान अगर खाए जाते हैं ना, तो बॉडी फिर भी वो चीजें मेटाबोलाइज करती है, क्योंकि बॉडी को उस समय उस एनर्जी की जरूरत होती है, समझ रहे हो। तो एक्स्ट्रा जो कुछ जाएगा ना बॉडी में, टिल द लिमिट बॉडी विल डाइजेस्ट इट। एक्स्ट्रा गया तो वापस से वो प्रॉब्लम, मतलब स्टोरेज वाला जो है ना वो शुरू हो जाता है बॉडी में। इसीलिए ओबेसिटी बढ़ती है अगर आपने ज्यादा स्वीट्स खा लिए, एवरीडे स्वीट्स खा लिए खाने के बाद में, तो ठीक है। एक्चुअली ये टॉपिक पे पूरा सेशन हो सकता है। हाँ, इस इतने टॉपिक पे काफी शॉर्ट में, बड़ा सेशन शॉर्ट है में ये। ये एक्सप्लेन नहीं कर हाँ। सकते, पर डेफिनेटली मैम ने जो बोला कि जितना भी एक्स्ट्रा होने वाला है, आप जितना एक्स्ट्रा लोगे
आपका जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट है, समझो 1800 आपका रिक्वायरमेंट है। हाँ, आप एकदम कम ले रहे हो, जैसे कि 800 ही ले रहे हो। कोई कोई लोग रहता है कि एकदम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। उस टाइम आपने स्वीट्स भी ले लिया, दो तीन काजू कतली भी खा ली, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कार्ब्स ही कम ले रहे हैं, आपका कैलोरीज ही रिस्ट्रिक्टेड है। 800 यानी क्या कि आप 1000 कैलोरीज माइनस कर रहे हो। उस टाइम आप क्या खा रहे हो उतना डिफर नहीं होगा। पर आप अगर प्रॉपर डाइट ले रहे हो, 1800 का आपका कैलोरीज ले रहे हो, तो आपका एक मिठाई का जो पीस है काउंट वो भी होगा। आपको तकलीफ दे सकता है। तो उस ये जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो एक्चुअली एलोबरेट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। बहुत पर कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली इसमें ना, कैसे मतलब ये पूरा कैलोरी कैलकुलेशन पर ही डिपेंड होती हैं सारी चीजें, इसीलिए वो चीजें हैं। पर डेफिनेटली आपको कभी अगर मन होता है कभी कभार मीठा खाने का, तो आप प्रॉपर ऐसे सीक्वेंस अगर फॉलो करते हो, तो आपका जो डैमेज होने वाला है या शुगर स्पाइक होने वाली है, तो वो वो फाइबर से कम हो जाएगी। यस। आप उसको कम कर सकते हो। लेकिन एक बात मैम। बताऊं, इसमें थोड़ा सा ऐड करूं। अगर आप हम्म। सैलेड्स खाते हो ना हम्म। मील के शुरुआत में, तो आपको आखिर में स्वीट खाने की इच्छा नहीं होती है, यस। क्योंकि मेंटली भी आप प्रिपेयर हो जाते हो कि इतना सा डाइजेस्ट करने के लिए, या ग्लूकोज को इतना इतने से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए इतना सारा फाइबर्स खाना पड़ रहा है ना, तो इससे अच्छा मैं वो स्वीट ना खाऊं। ये हमारी साइकोलॉजी हो जाती है। और हमें वो क्रेविंग वाला जो पार्ट है ना, वो भी कम हो जाता है, बिकॉज आपने फाइबर्स लिए हुए हैं ऑलरेडी, ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंच गया है, तो वो क्रेविंग नहीं होता है फिर। ठीक है। और एक ओके। चीज ऐड करनी थी मुझे कि आप अगर आपका ब्रेकफास्ट भी सिर्फ दिन में आपका एक मील भी आप प्रॉपर लेते हो, जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट ले लिया आपने, आपको कुछ स्वीट नहीं लेना है, वहां पे कार्ब्स कम लेना है और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना है, तो उससे भी आपके दिन भर जो क्रेविंग होने वाली है वो कम हो जाती है। कि जैसे कि आपने एग्स ले लिया या सोया चंक ले लिया, वेजिटेरियन जो वेज लोग जो है जिनको नॉन वेज नहीं चलता, अगर आप हाई प्रोटीन जैसे कि मूंग दाल चीला ले लिया, तो उससे क्या होगा कि आपका हाई प्रोटीन, उसमें भी कार्ब्स रहता है पर प्रोटीन ज्यादा रहते हैं, तो दिन भर जो क्रेविंग होने वाली है आपको वो अपने आप कम हो जाएगी। उसको सेवरी ब्रेकफास्ट बोलते हैं। उससे क्या होता है कि अगर सुबह ही मॉर्निंग में ही आपका ग्लूकोज स्पाइक हो गया, तो दिन भर वो वैसे ही उसका पैटर्न रहने वाला है। अगर तभी आपने उसका जो स्पाइक है वो धीरे कर दिया ब्रेकफास्ट में ही, तो दिन भर जो स्पाइक होने वाले थे वो अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि क्रेविंग ही कम हो जाती है। अगर आपने सुबह मीठा खाया तो दिन भर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी, क्योंकि वो क्रैश होता है, जो शुगर बैलेंस रहता है, जो शुगर एब्सॉर्ब होने वाली वो जल्दी हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट हर दो दो घंटे में आपको क्रेविंग होगा, नहीं खाने को मिला तो फिर आप मीठा खा लोगे, जो मिल रहा है वो खा लोगे। तो अगर आपने एक ही मील आपका अगर बैलेंस ले लिया ब्रेकफास्ट, तो आपका दिन भर जो रहने वाला है कंट्रोल वो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले एक मील से स्टार्ट करो कि ब्रेकफास्ट आपको सुधारना है, बैलेंस करना है, तो आगे की चीजें अपने आप हो जाएगी। ग्रेट। सब लोग आंखें बंद करके एक बार अपना मील विजुअलाइज करो। माइंड ट्रेनिंग भी करा देते हैं अभी, है ना। वेरी नाइस सेशन डॉक्टर कुमुदिनी। और आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इलेबरेटली क्लेरिफाई की हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग एजिंग प्रोसेस पे बात कर रहे थे, तो अगेन हम लोग वहाँ पे आते, थोड़ा सा टॉपिक हमारा आगे यहाँ वहाँ भटक गया। बट देन एट द एंड एवरीथिंग इज हाउ यू लिव। ठीक है। एंड हाउ हाउ मच डिसिप्लिन यू फॉलो इन योर लाइफ, क्योंकि हैबिट्स जो है ना, ये डिसिप्लिन से ही बनती है। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे तो हैबिट्स बिल्ड नहीं होंगी, हैबिट्स बिल्ड नहीं होंगी तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। एंड यू नेवर नो कि आपके बॉडी में डायबिटीज, हम लोग यहाँ वहाँ सुन रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी कभी आवाज अंदर से आवाज देगी कि अभी हाँ तुमको भी हो गया है ना। तो ये चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं हमें सोचना है इसके टूवर्ड्स। एंड वी आर देयर टू हैंड होल्ड यू इफ यू आर वांटिंग टू जॉइन आवर सेशंस, की जो हैबिट बिल्डिंग सेशंस है। ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि सब लोगों ने एक महीना ज्वाइन करके देखना चाहिए कि वेदर यू कैन गेट इनटू डिसिप्लिन, वेदर यू कैन गेट इनटू गुड हैबिट्स। क्योंकि आप सिर्फ सोच में रह के ना चीजें वर्कआउट नहीं होती हैं, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, राइट।
और वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ना यू नीड समवन टू होल्ड यू, राइट? क्या आप उठ के रोज करो, यू नीड टू सी दैट मैसेज कि हाँ ये करना है मुझे, डाइट मुझे करना है। नहीं तो ये सेशन सुनोगे फिर उसके बाद में सब लोग भूल जाएंगे, राइट? तो एक हैबिचुअल या डिसिप्लिन में, एक हैबिट में प्रॉपर आने के लिए ना you need that hand holding which we do provide. So these sessions are conducted on everyday basis for 5 days in a week from 5 o'clock in evening to 5:45. ओके, सो इसमें माइल्ड एक्सरसाइजेस रहेंगी कि जो आपको कोई बॉडी में पेन नहीं देगी। सिर्फ ये आपके हैबिट, मतलब आप एक्चुअली ज्वाइन कर पाते हो, आप एक्चुअली कर पा रहे हो, आप खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो ना, वो सब टेस्टिंग है ये सेशन मतलब। ठीक है, सो मुझे लगता है 1 महीना सबने करके देखना चाहिए। ऑल राइट, यस। एंड इंस्टा का ना अभी पूजा ने लिंक शेयर किया है, सो प्लीज कमेंट ऑन दैट इंस्टा लिंक की जो शेयर हुआ है अभी, कि आपको आज का सेशन कैसे लगा एंड व्हाट टेक होम मैसेज यू टुक फ्रॉम टुडे सेशन। ठीक है, क्या रहा आपका आपका टेक होम मैसेज, क्या है आज के सेशन का? सब लोग बोलो, एवरीवन। यस, सुना या नहीं सुना? या सब लोग हिप्नोटिक स्टेट में चले गए अभी, सोने के स्टेट में? मैम जितना सुना बहुत अच्छा लगा। वो जो मुझको वो सेशन थोड़ा पहले ज्वाइन करना चाहिए था मगर हो नहीं रहा था मेरा। कौन वो बात जो कर रहे हैं? बताया ना उनको, उन्होंने बताया ना माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो हाँ। मुझको थोड़ा सा अच्छा पार्ट लगा। बिकॉज मेरा वो माइक्रोबायोलॉजी मेरा स्पेशलिस्ट है, तो मुझको अच्छा लगा वो। जो जितना भी मैंने सुना ना बहुत अच्छा लगा मुझे वो थैंक सेशन। यू। गुड गुड। तो आप आपने टेक होम मैसेज क्या लिया? सुना अच्छा लगा, ये तो सबको ही अच्छा लगा यहाँ पे 100% है ना। लेकिन आपका टेक होम मैसेज क्या है माधुरी? क्या लगता है आपने क्या करना चाहिए? यस, टेक होम मैसेज। हाँ, हेल्दी हैबिट्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप इसमें से क्या करोगे? हाँ, रेगुलर सबसे एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट करनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। ये आज का क्या बोलते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेशन का कि एक्सरसाइज तो करना ही है पर उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना है। कम से कम एटलीस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाए हम, पर कैलोरी रिस्ट्रिक्ट तो करना ही है जितना हमें जरूरत है। जो ओवर ईटिंग करते हैं हम, कुछ नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जो हम ओवर ईट करते हैं, जो बीच बीच में खाते हैं, जो हमें दिखता है किसने ऑफर किया या दिखा, भूख नहीं है पर अच्छा है मुझे पसंद है इसलिए मैंने खा लिया, एटलीस्ट वो चीजें भी कम की हमने तो भी हमें काफी सारा चेंज दिख सकता है। अच्छा, मैं सबको एक चैलेंज दूं यहाँ पे। हाँ मैम दीजिए। दूं सबको। यहाँ कैलोरी काउंटिंग कौन कौन कर सकता है खुद से, अपार्ट फ्रॉम एकेडमी स्टूडेंट्स? कैलोरी काउंटिंग? यस? नहीं नहीं कर सकते? नहीं ठीक है, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ना जितनी जो चीजें आपको लगती है ना हेल्दी है खुद के लिए, ठीक है, तो अच्छा। उसमें क्या करना है ना आपको, 1-2 मिनट में बताती हूँ। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो आपको क्या करना है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के कुछ आलमंड्स है या फिर कुछ डिटॉक्स ड्रिंक है वो लेना है। ओके, उसके बाद में आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, वो टाइम पे लोगे आप। ब्रेकफास्ट शुड बी नॉन ऑयली, उसमें कुछ प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। ओके, इन ओके। बिटवीन 11 बजे सब लोग फ्रूट लेंगे, कोई भी फ्रूट हो सकता है। वो डायबिटिक है तो आपको किसी का ओपिनियन लेना पड़ेगा। नॉन डायबिटिक ऑल एनी फ्रूट यू कैन हैव। फिर आपका ओके। लंच रहेगा, लंच में आपको अराउंड 150 to 200 ग्राम्स ऑफ सैलेड लेना है। ओके, पहले। एंड फिर उसके बाद में आपको हेल्दी मील लेना है। तो हेल्दी मील आप सोचो, अभी हमने काफी सेशंस लिए, तो हेल्दी मील क्या हो सकता है आप सोच के वो ले लो। ओके, ओवर ईटिंग नहीं करना है। ओके। ठीक है, जितना आप खा रहे हो ना मील्स में, लंच में या एंड डिनर में, ब्रेकफास्ट आप फुल कर सकते हो। लंच में एंड डिनर में जितना आप खा रहे हो अभी, उससे 20% डाइट इंटेक आपका कम होना चाहिए। ओके,
20% डाइट इंटेक आपका कम होना चाहिए। मतलब अभी आपको लगा कि एक आधी चपाती खाने के बाद में मेरा पेट भर जाएगा, तो वहीं पे आपको रुकना है। ओके। फिर इवनिंग में ना, इवनिंग में आप बटर मिल्क ले ओके लो। एंड रात का डिनर जो है ना, लाइट मील रखो, 8 बजे खाओ। ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें सिर्फ एक वीक आप फॉलो करो। और नेक्स्ट वीक में हम सब वापस मिलेंगे ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए कि आपको आपका ये वीक कैसा गया, with the aspect of your like mental alertness and energy levels। ठीक है। वेट लॉस तो एक हफ्ते में मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप अच्छा फॉलो कर रहे हो डाइट। ठीक है। तो इतना करके देखो। ओके। एंड इफ पॉसिबल, डू जॉइन आवर एक्सरसाइजेस क्लासेस की जो 5 बजे होते हैं। तो आपको कोई आपकी एजिंग प्रोसेस को ना डीले होने से कोई नहीं रोक सकता, इतना भी किया तो। ओके। Yes. So I think we will end the session here. मैम। Hmm. हेलो। हाँ मैम, मेरा Yes. एक क्वेश्चन। मैम। Hmm. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था मैम। हाँ, यस माधुरी, बोलो। ऐसे मजा आता है ना डिस्कशन करने में, हाँ मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, यस माधुरी बोलो, यू आर ऑडिबल। हम ओके, इंटरमीडिएट आप हम 2 मील्स ले सकते हैं क्या? हम्म। ओनली इन वन डे, पर डे? हाँ, 2 मील्स ही लेना है इंटरमीडियंट फास्टिंग में। सुबह 11 बजे खाना खाओ और ओनली इवनिंग टू में 7 बजे खाओ। ओके। क्या एंड बोल रहे हो? ओके, और बीच में फ्रूट वगैरह आपने बोला, वो फ्रूट वगैरह आपने आइडियली बोला ना बीच आइडियली में, ना फ्रूट इंटरमीडियंट लेना है फास्टिंग का लंच में, प्रिंसिपल। ऐसा बोल रही। हाँ, आइडियली इंटरमीडियंट फास्टिंग का प्रिंसिपल ही वही है कि आपको सिर्फ कैलोरीज 2 टाइम में लेनी है, एक तो सुबह में, शाम में। ठीक है ना। इन बिटवीन अगर आपको कुछ लेना है ना, तो वो ऐसा फूड होना चाहिए कि जिससे आपको कम से कम कैलोरीज ओके मिले। तो वहां पे आप क्या ले सकते हो ना, जैसे नारियल पानी है, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन रखना है आपको। तो ओके। नारियल पानी है, या फिर ज्यादा से ज्यादा कुकुम्बर ले सकते हो, हम्म। लेमन वाटर ले सकते हो। ठीक है ना। तो वो चीजें आप ले सकते हो, लेकिन ओके। अगर आपको और अगर आपको लगा कि हाँ बहुत भूख लग रही है, तो आप फ्रूट ले लो। ओके ठीक है। लेकिन ओके इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर ओके। सही तरीके से किया ना, तो बहुत जल्दी हम्म। वेट लॉस होता है, बहुत जल्दी। तो आप करो ट्राई। अगर यस। आपको हेल्प चाहिए तो आप करो अप्रोच, है ना। ओके मैम, मैं कर रही थी मगर मैं थोड़ा सा रॉन्ग जा रही थी, इसकी वजह से पूछ लिया मैंने। ओके। और अगर हम ले रहे हैं 2 मील्स तो बैलेंस मील लेना चाहिए। हम क्या करते हैं कि कई बार सिर्फ रोटी और प्रोटीन इतना ही लेते हैं, बैलेंस मील नहीं होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा वीकनेस वगैरह हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है, यस। पूरा बैलेंस मतलब प्रॉपरली उसमें फाइबर्स होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तभी, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट तो रिक्वायरमेंट है, वो तो हम लोग किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते ना, न्यूट्रिएंट्स की। तो वो हमें दो ही ओके मील्स में लेना है, वो उस इंटेंशन के साथ लेना है। काफी लोग है ना, इंटरमीडियंट फास्टिंग का जब प्रिंसिपल आया था, काफी लोगों को ये लगता था कि हम लोग चलो लड्डू भी खा लेंगे, मतलब उस 2 मील में। हाँ, तो जलेबी, लड्डू, कुछ स्वीट रहेगा, तो वो भी खाते थे वो लोग। तो उनको ऐसे लगता था कि चलो अभी 2 मील्स में हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो जो खाना है, दैट विल नॉट सस्टेन दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ दैट स्टार्विंग पीरियड। ठीक है ना। जब आप ओके स्टार्विंग कर रहे हो, जब आप कुछ खा नहीं रहे हो ना, तो ये खाना उस पीरियड के लिए ना सपोर्टिव नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें वही खाना है कि जो हमें उस पीरियड में एनर्जी दे सकता है, और वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। तो मीठा खा सकते हो, खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मील्स में, लेकिन आपको वो चीजें खानी है कि जो आपको लॉन्ग टाइम तक ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करती जाए, सो दैट आपको वो थकावट महसूस नहीं होती है, या फिर बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है। ओके। यस। सो किसने किसने फीडबैक डाला अभी, इंस्टा लिंक पे जाके, एवरीवन? और मैम, डेफिशिएंसीज नहीं होती है ना फिर, अगर 2 टाइम्स मील हम लेंगे तो? डेफिशिएंसीज होने के बहुत रीजंस है। ठीक है।
आप ओके। अगर डेफिशिएंसीज मतलब खाने में आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, आप किस तरीके से चू कर रहे हो फूड को, फूड अंदर जाने के बाद में एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब आपका हेल्थ कैसा है, गट हेल्थ कैसा है, फिर आपका फूड एसिमुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका बीएमआर कैसा है, इन सब पे डिपेंड रहेगा कि आपको डेफिशिएंसी। अभी देखो दिन भर खाना खाते हैं फिर भी डेफिशिएंसी होती है, जिसको हाँ। डेफिशिएंसी होनी है वो तो वैसे भी होगी। ठीक है ना? ओके ओके। तो हाँ। ये सारा इवेलुएट करने की बात है। ओके, ओके चलो। ओके मैम। ओके देन, थैंक यू डॉक्टर कुमुदिनी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग नेक्स्ट सेशन। और लिसनिंग पेशेंटली। यस, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू सेशन मैम। में थैंक यू। हम लोग जरूर मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, और वो टिपिकली फोकस रहेगा डाइट पे। एंड देन फिफ्थ सेशन वो लेंगी रुचि, एंड शी विल बी अगेन गाइडिंग अस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंड पावर और माइंडसेट ट्रेनिंग। तो वो हम दोनों सेशन वो ले लेंगे। ठीक है ना, फिफ्थ सेशन। सो डू ज्वाइन एंड शेयर द लिंक, जितना हो सके इस प्लेटफॉर्म को हमें बढ़ाना है। सो इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। ओके, चलो, ओके मैम। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। यस।